माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 29 सॉल्व करने वाले हैं आज हम, और ये वर्कशीट 10th ऑफ सितंबर 2020 की है, यानी 10 सितंबर को आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो आज जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में समझाया था कि केस स्टडी क्या होती है। आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन में प्रॉब्लम दी जाती है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, या किसी इंसान को रखा जाता है और बोला जाता है कि वो इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा। जैसे हमने हीरो होंडा की केस स्टडी पढ़ी थी। तो आज के जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही क्वाइट तरीके से समझना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आप 11th-12th में जाएंगे तो भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका सॉल्यूशन आप रट नहीं सकते, क्योंकि हर बार नई केस स्टडी बना के दे दी जाएगी। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दूंगी और समझाऊंगी भी कि केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है। तो पहले देख लेते हैं आपको टॉपिक क्या दिया है। थोड़ा सा देखिए, आज आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सारा हम देख चुके हैं लास्ट वर्कशीट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर मेरी वर्कशीट जिन बच्चों ने देखी है, बिकॉज मैं चैप्टर को भी पैरेलली पढ़ाते हुए चलती हूँ। तो जिसने नहीं देखी है वो आप प्लेलिस्ट से जाके देख लें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन का, जिसको हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, ये वैश्वीकरण क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। इन द पास्ट 2 or 3 decades, more and more MNC have been looking for the location around the world। अगर हम डिकेड्स की बात करें, डिकेड्स क्या होता है, टाइम ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसे हम डिकेड्स कहते हैं। और सेंचुरी किसे कहते हैं वो आप सब जानते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाते हैं ना 100 रन की। तो सेंचुरी होता है 100 सालों का समय, 100 ईयर्स का। डिकेड्स होता है 10 ईयर का समय। ऑलराइट, तो 10-20 सालों के डिकेड्स में अगर हम देखें, 2 और 3 डिकेड्स कहा गया है, तो 20 या 30 साल में देखें तो ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में भी पढ़ाया था आपको, वो लोग ऐसे कंट्रीज़ की ओर देखती आई हैं जहाँ पे उन्हें ईजिली चीज़ें अवेलेबल हों और जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्रीज कंपनीज लगा सकें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी MNC कंपनीज का बढ़ा है कुछ सालों में। आप देखेंगे कि पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम क्या है, आज के टाइम हर कंट्री चाहती है कि जहाँ उसे सस्ती लेबर मिले, अच्छा मार्केट मिले, वहाँ पे वे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया भी कई कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करता है और बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने अपनी कंपनी लगा दी, यहाँ पे कोई शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी से, ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट्री सेटअप कर दी। At the same time, foreign trade between countries had been increases rapidly। और इसी के साथ साथ फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा है, यानी विदेश व्यापार जिसे हम कहते हैं वो भी रैपिडली बहुत ज़्यादा बढ़ा है। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंटीग्रेशन एंड प्रोडक्शन मार्केट्स अक्रॉस कंट्री। और इसी की वजह से पूरे जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो व्यापार है, निवेश है, उसमें तेज़ी से बढ़ावा आया है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। आपसे पूछे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, देन आपको रिप्लाई करना है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरेक्शन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज MNC। अगर हम बात करें इसकी ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है तेजी से देशों के बीच मित्रता या रिलेशन बढ़ना और उनके बीच आपस में संबंध और व्यापार बढ़ने की जो ये प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब पूरे ग्लोब को तेजी से इंटरकनेक्ट करना, साथ में जोड़ना। ग्लोब मतलब इस अर्थ में जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनको तेजी से आपस में जोड़ना ही क्या है, ग्लोबलाइजेशन। इस प्रक्रिया को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, MNC। क्योंकि आपको पता है MNC क्या होती है, एक देश की कंपनी बहुत सारी जगह पे अपनी ब्रांचेस खोल देती हैं। तो MNC आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजीज
ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी भी इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरचेंज करते हैं, लोगों का आना जाना, ठीक है, कनेक्ट्स, जो लोग हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट मिला है। मैं थोड़ा सा आपको इसे सिंपल भाषा में इलेबोरेट करूं कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हेल्प करता है, तो आप देखेंगे कि हम जैसे है किसी देश से का इस्तेमाल करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारी इसरो है लॉन्च करती है मिसाइल्स, ठीक है, नैनो सैटेलाइट्स, तो बहुत सारी कंट्री टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमसे वो लॉन्च कराती हैं, ठीक है, हम लोग मेडिसिन किसी को देते हैं, तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन में तेजी लाता है। क्योंकि अगर आप चाहिए कि हम अपने घर में सब कुछ बना लेंगे, सारा इस्तेमाल अपने घर में ही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो, तो आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा सोसाइटी से। तो इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि हर देश को कभी ना कभी दूसरे देश से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, क्योंकि आप सारी चीज़ें अपने यहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन भी अच्छा होता है और दो देशों के बीच बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे कि हम किसी से इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कोई हमसे कोविड के टाइम में मेडिसिन ले रहा है, इंडिया ने बहुत सारे देशों को मेडिसिन दी, तो इससे रिलेशन भी अच्छे होते हैं और ये ग्लोबलाइजेशन में हेल्प भी करता है। इसके बाद आपको फैक्टर्स दिए हैं कि फैक्टर्स जो ग्लोबलाइजेशन को अच्छा करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, वो 3 फैक्टर्स आपको दिए हैं। एक तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप 5G के बच्चे हैं, ठीक है, आप आज के टाइम में बैठ के घर से लैपटॉप से फ़ोन से पढ़ रहे हैं, और अगर आप पीछे की बात करें तो एक फैमिली में एक फ़ोन भी नहीं होता था। तो ये टेक्नोलॉजी इज़ ड्रास्टिक चेंजिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आने वाली जनरेशन पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग है लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, इसको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको इलेबोरेट करूंगी, ठीक है। इसके बाद है लिबरलाइजेशन का मतलब वैसे उदारीकरण होता है, और थर्ड वन इज द रोल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग WHO के बारे में तो जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह एक संस्था है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि सारे देश आपस में किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से सामान का लेना देना कर रहे हैं, वो गलत तरीके से ना करें, ठीक है। जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों से ऐसा ना हो कि अपना सामान उनके यहाँ बेच रहे हैं पर उनका सामान अपने यहाँ बिकने नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 पिलर्स हैं आप कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के, जो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक एक करके डील कर लेते हैं। नंबर 1 है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने आपको बता दिया कि टेक्नोलॉजी जो है ड्रास्टिक रोल प्ले करता है हमारे ग्लोबलाइजेशन में। कैसे? क्योंकि रैपिड इन्वेस्टमेंट टू ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन में हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आप देखते थे कि पहले चीज़ें एक देश से दूसरे देश में जाने में कई दिन लग जाते थे, अगर आप हिस्ट्री की बात उठा के करें। लेकिन आज के टाइम में आपको फ्रांस भेजना है मेडिसिन, आप विद इन अ डे में भेज सकते हैं, ठीक है। जितना आपके पास फ्लाइट्स हैं, आपके पास शिप्स हैं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारा पॉसिबल हो चुका है। दिस हैज़ मेड मोर फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे कितनी भी दूरी हो, हम चीज़ों को, गुड्स और सर्विसेज को ईजिली पहुंचा सकते हैं किसी भी देश में, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में, ठीक है। इसके बाद रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आपको पता है हम 5G के जनरेशन में रह रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी, ये सारा आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आप देखें जितनी भी मीटिंग्स हैं, कोविड के टाइम में क्या कोई मीटिंग रुकी? नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन का साधन है, हम लाइव कर सकते हैं। लाइव करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक देश दूसरे देश से बात कर पा रहा है। पहले क्या ऐसा संभव था? तो ये किसकी वजह से है? ये इसकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से है। इसके बाद इसका आगे एक और पॉइंट है, थर्ड वन, कि टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, और फैक्स वगैरह। तो मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आप देखते हैं कि PM है, दूसरे देश के PM से बात कर लें फ़ोन पे, पहले ही अवेलेबल नहीं था कि जब मिलेंगे तभी बात करेंगे, ठीक है। आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर वर्ल्ड इन अक्रॉस द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। तो कोई बात हुई, कोई सिचुएशन हुई, तो वो डायरेक्ट कॉल पे बात करके बोल सकते हैं कि हाँ, हमें इस चीज़ के लिए डिसीजन लेना चाहिए, हमें सारी कंट्रीज़ को साथ में आना चाहिए।
फ़ोन पे बात करके 2 मिनट में वो काम कर सकते हैं, जिसके लिए कई दिन कई महीने लग जाते। तो इस तरीके से हेल्प कर रहा है टेक्नोलॉजी। सेकेंड वन इज, हम बात कर रहे थे लिबरलाइजेशन की। तो लिबरलाइजेशन एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई है। रिमूविंग बैरियर्स टू रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज लिबरलाइजेशन। क्या होता है कि जितने भी अवरोधक हैं उन्हें हटाना लिबरलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है कि जैसे अमेरिका है, चाइना है, कोई कंट्री है, वो इंडिया में अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहती है, तो वो पहले अपना प्रोडक्ट बेचेगी। तो उसने भेजा जो प्रोडक्ट वो 50 रुपये का है, ठीक है, लेकिन इंडिया में आएगा तो इंडिया में कुछ ड्यूटीज़ लगती हैं, कुछ टैक्स लगते हैं, तो इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी, कुछ टैक्सेस लगेंगे, जो हमने मंगाया है अलग से कर लगेंगे, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इंडिया के मार्केट में बिकेगी 60 रुपये की, ठीक है। और हो सकता है इंडिया के बहुत सारे लोग भी, बहुत सारी कंपनीज ये प्रोडक्ट बनाती हो, वो भी 60-65 रुपये में बेचती हों। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर भारत सरकार चाहे कि ये प्रोडक्ट हमारे देश में ना बिके, या फिर इससे हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, भारत के जो भाई लोग हैं जो बना रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो वो क्या कर सकती है, इस पर टैक्स बढ़ा सकती है, ठीक है। हमने अब इस पर टैक्स लगा दिया, इस पर हमने और ज़्यादा टैक्स लगा दिया, अब इसकी वैल्यू 70 रुपये हो गई या 80 रुपये हो गई, तो कोई क्यों खरीदेगा? अब उसे इंडिया में कम प्राइस में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो खरीदेगा, इसको खरीदेगा ही नहीं। तो ये क्या होता है, ये होता है अवरोधक, और ऐसा पहले बहुत सारी कंट्रीज करती थी। फिर इसके लिए कहा गया कि हम लिबरलाइजेशन को अपनाएंगे, मतलब एक मामूली सी जो कीमत है वो लगाई जाएगी, जिससे हर किसी और देश का आया हुआ भी हमारी मार्केट में इजीली बिक सके। तो इससे क्या होता है कि भाई अगर हम दूसरों का सामान अपनी मार्केट में बिकने देंगे तो वो लोग भी तो हमारा सामान बिकने देंगे, इससे हमारे भाइयों को ही तो फ़ायदा होगा, हमारे जो बिजनेस होल्डर्स हैं उनका ही तो फ़ायदा होगा। अब ये आपकी चॉइस है, आपको क्या प्रोडक्ट खरीदना है। अब हमारे यहाँ 5 लोग बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का टीवी, ठीक है, 5 लोग टीवी बना रहे हैं, पर विदेशों से भी तो टीवी आता है, वो भी तो बिक रहा है। आपकी पसंद है कि आप ओनिडा खरीदते हैं, एलजी खरीदते हैं, कौन सी कंपनी का खरीदते हैं, ठीक है, सैमसंग खरीदते हैं। तो ये कहते हैं लिबरलाइजेशन। अगर हम ऐसा करते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसी तरीके से जो अवरोधक हैं उन्हें नहीं लगाएंगे और हमारी मार्केट में बिकने देंगे, तो इसको कॉन्सेप्ट को लिबरलाइजेशन कहते हैं। इससे फिर क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट भी यूएस में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग कंट्री में जाके इजीली बिक सकते हैं, वो भी लिबरलाइजेशन को फॉलो करेंगे। अगर हम रूड हो जाएंगे तो बाकी लोग भी रूड होंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, टैक्स ऑन इम्पोर्ट और एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, गवर्नमेंट कैन ट्रेड। क्या हुआ था कि अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, 1947 के बाद इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि भाई हम ट्रेड से, व्यापार से थोड़ा दूर रहेंगे, ना अपने प्रोडक्ट्स को बाहर जाके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बेचेंगे और ना ही विदेशों से बहुत ज़्यादा सामान अपने देश में आने देंगे, किसी को अपने देश में व्यापार बिजनेस नहीं करने देंगे। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर आपको याद हो कि इंडिया ने 200 साल गुलामी की है, किसकी? ब्रिटिशर्स की, क्योंकि वो लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पढ़ा होगा आपने, वरना आगे पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, और भारत आने के बाद वो धीरे धीरे 1757 से लेकर 1947 अराउंड 200 साल तक वो इंडिया में रूल करते हैं। अराउंड 100 ईयर्स वो लोग पहले बिजनेस करते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की, हम पहले हमारे राजाओं से बोलते हैं हमें कंपनी खोलने दीजिए, हमने थोड़ी उदारता दिखाई, बोली खोल ली भाई, खोल लीजिए आप कंपनी। उन्होंने पहले कंपनी खोली, फिर राजा को ही हरा दिया, उसके बाद फिर एक एक राजा का राज्य ले लिया और यहीं पे रूल करने लग गए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा खौफ था, इतना ज़्यादा डर गए थे कि ये बोला कि हम अपने रीजन को सुरक्षित रखेंगे, अपने भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम भैया ना किसी को आने देंगे और ना ही किसी के साथ जाके व्यापार करने वाले हैं, ठीक है, ना तुम हमारे घर आओ ना हम तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन इस तरीके से क्या आप सोचिए, नए ज़माने में आप जी सकते हैं अपने घर में बंद रह के कि हम सब कुछ इसी में, हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे? तो धीरे धीरे हमें आर्थिक प्रॉब्लम, यानी पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लग गई। इसके बाद फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो हमने ये बैरियर्स लगा रखे हैं कि हम किसी का आने नहीं देंगे, ना अपना कहीं जाने देंगे, इसको हम रिमूव करेंगे। 1991 वो ईयर था जिसको हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अच्छा इंप्रूवमेंट मानते हैं।
इस टाइम कौन हमारे देश के पीएम थे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बनाइए, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ का डिसीज़न लिया था और उसके बाद क्या था, जितना ये बैरियर्स थे इन्हें रिमूव किया गया था और उसके बाद कहा गया कि अब ईजिली कोई भी कंपनी आ सकती है, यहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकती है। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी बाहर से सामान मंगा सकते हैं और अपना सामान बाहर भेज सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता, देखिए जैसे कि आपकी एक कंपनी है, आप मोबाइल बनाते हैं, आपके पास मोबाइल का सारा सामान है, पर एक चिप है जो आपके पास नहीं है और वो आपको दूसरे देश से ही चाहिए, उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा। तो अब पहले क्या था कि आप नहीं बना पाते, खराब क्वालिटी का बेचते, लेकिन जैसे ही ये चीज़ हो गई 1991 में, आप क्या करेंगे, आप ये चीज़ मंगा लेंगे, अपना अच्छा सा मोबाइल इंडिया में बेच सकते हैं, तो इससे आपको ही तो फ़ायदा होगा और हो सकता है आपका प्रोडक्ट विदेशों में भी बिके। तो इस तरीके से 1991 में इन चीज़ को चेंज किया गया। थोड़ा इस पॉइंट को और देख लीजिए। Starting around 1991, the government decided that the trade had come for Indian producer to compete producer around the globe. इस वक्त माना गया कि जो भारत है विश्व में सभी देशों से व्यापार में कॉम्पिटिट करने के लिए अब तैयार है। इसकी वजह से गुड्स कुड बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो ईजिली इम्पोर्ट किए जा सकते थे, एक्सपोर्ट किया जा सकते थे और एक बिजनेसमैन खुद डिसाइड कर सकता था कि भैया मुझे क्या इम्पोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है। तो आपको लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दिया गया है तो कुछ सोच के ही दिया गया है। थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है पर इसे समझने की कोशिश के लिए इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरेट इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसका काम है कि नज़र रखना, सारे देशों को तो बोल दिया आपस में चलो ठीक है बिजनेस करते हैं, खेलते हैं, आप हमारे यहाँ बेचिए, हम आपके यहाँ बेचेंगे, लेकिन एक जना हेड भी तो होना चाहिए जो ये देखे कि कोई मनमानी ना कर रहा हो कि भैया हमारे देश का सामान तो तुम्हारे यहाँ बिक रहा है पर उसके देश का सामान आए तो अपने यहाँ बिकने ही ना दें, इतना सारा टैक्स लगा दें। तो इसके लिए नज़र रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया जो ये देखता है कि जैसे भारत जैसे विकासशील देश हैं, अगर ये विकसित देश में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कहीं वो लोग उस पर ज़्यादा टैक्स तो नहीं लगा दे रहे हैं, कहीं मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। WTO established rule regarding international trade। WTO रूल्स भी बनाता है, मतलब नियम भी बनाता है किसके लिए, वर्ल्ड ट्रेड के लिए। थ्रू WTO सपोर्टेड अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा वो कुछ चीज़ों में छूट भी देता है WTO कि अगर आप कुछ चीज़ों में जैसे आपको लगता है कि आपके देश का नुकसान होगा या किसी विशेष कारण से, तो आप पर्टिकुलर कुछ चीज़ों पे रोक लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा इंडिया ने बैन किए बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना के, ठीक है, बहुत सारी ऐप बैन की, तो हमने अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण से बैन की कि ये हमारी प्रोटेक्शन को हार्म करता है, लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, इस वजह से अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर हम चाहें तो हम बंद कर सकते हैं। इस पे WTO ने छूट दे रखी है। अब देखिए आपसे 4 क्वेश्चन बोले गए हैं यहाँ पे, चारों क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ के बताऊंगी क्योंकि हम क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ये एक केस स्टडी है वृंदा की और ये एक केस स्टडी है गौरांग की, और 2 क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछे हैं। तो केस स्टडी को बहुत अच्छे से बेटा आपको समझना है। चलिए देख लेते हैं आपको क्या समझाया गया है। 1 क्वेश्चन में बोला है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड बैक। अगर आप आज के समय में देखेंगे तो जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा क्लोज आ चुकी हैं। अगर आप कुछ समय से पहले देखें, कंपेयर करें कि अगर आपके मम्मी पापा के टाइम में जब वो यंग हुआ करते थे तब इतना क्लोज कंट्रीज़ नहीं हुआ करती थी, आज के टाइम में ज़्यादा है। क्यों, वाई एंड हाउ डू यू थिंक दिस इज़ हैपन। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ। तो ये क्यों हुआ, तो आपको आंसर लिखना है मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड अगो। दिस इज बिकम पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये संभव हो पाया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। और दिस रीजन फॉर दिस बीइंग पॉसिबल आर एज फॉलोज। अगर आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप यहीं तक लिखेंगे, ऑलराइट, यहीं तक लिखेंगे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। पर यही आंसर आपको 3 नंबर में 4 मार्क्स में लिखने को आता है तो आप और एक्सप्लेन करेंगे द रीजन ऑफ दिस पॉसिबल बाय फॉलोइंग मेथड, और बुलेट बना के इस स्लाइड पे है और आगे भी इसका आंसर है। नंबर 1 पॉइंट है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एस्टैब्लिश रैपिडली।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से देशों के बीच में जो रिलेशन है बहुत फास्टली बने हैं। मल्टीनेशनल प्ले अ मेजर रोल इन प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन, एज फॉरेन ट्रेड इज प्रमोटेड ओनली मल्टीनेशनल। जो विदेश व्यापार है ये मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से ही इतना ज़्यादा प्रमोट होता है। नंबर 1 पॉइंट। इसी के आगे है नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट। आप इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके भी लिख सकते हैं, बुलेट बना के भी लिख सकते हैं। नंबर 2 है द एक्सचेंज ऑफ मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज हैज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि हम गुड्स और सर्विसेज एक देश से दूसरे देश को प्रोवाइड कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकें एक दूसरे से। ठीक है, टेक्नोलॉजी कोई 5G बना लेता है तो बोलता है आप हमसे खरीद लीजिए, 5G के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही संभव हुई हैं। नंबर 3 है द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज हैज़ नाउ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ रीजन ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर। इसके साथ में एक देश से दूसरे देश में लोगों की आवाजाही, लोगों का आना जाना भी इस चीज़ को और ज़्यादा देशों को एक साथ लाने में हेल्प करता है। पहले आप देखेंगे लोग अमेरिका जाना, अलग अलग कंट्री जाना बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल कोई भी मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी बच्चे भी एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्री जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर्स, हमारे PM डेली मतलब काफ़ी बहुत क्लोज टाइम पे कंट्रीज़ का विजिट करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री और ज़्यादा क्लोज आती गई हैं एज अ मॉडर्न टाइम। पहले टाइम में होता था कि 10 साल में एक बार कोई प्रधानमंत्री किसी देश जाता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, आप देखेंगे कि एक साल में ही हमारे जो PM हैं वो कितनी कंट्रीज विजिट करते हैं। तो ये हमारे को और ज़्यादा क्लोज लाती है। तो फर्स्ट का आपका पूरा ये 2 स्लाइड्स में आंसर है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आंसर्स को कॉपी में वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखवाया है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, सो यू विल बी अवेयर हाउ टू राइट गुड आंसर्स इन एग्जामिनेशन। ऑल राइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दीज 2 slides. Come to the next. After independence, the Indian government put barrier to foreign trade. क्वेश्चन 2 है, थोड़ा ध्यान से समझना कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था आज़ादी के बाद फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स लगा दिए थे। बैरियर मतलब कि अवरोध लगा दिए थे, रुकावट्स लगा दी थी। ठीक है, Why did it decide to remove these barrier in 1991? पर गवर्नमेंट 1991 में इन बैरियर्स को हटाने का फैसला क्यों करती है? मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। लिस्ट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ दी चेंज ऑफ पॉलिसी इन इंडियन कस्टमर्स। इस चीज़ को हटाने से इंडियन कस्टमर जो होंगे उनका क्या प्रॉफिट होगा। तो आपको 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। सबसे पहले इंडिया ने क्यों हटाया गवर्नमेंट में, तो आपको पता है कि आज़ादी जब हुई तो उस टाइम लगाना ये ठीक था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हटाया क्यों, तो लिखेंगे द डिसीजन टू रिमूव बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज टेकन अराउंड 1991 टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड कंप्लीट विद प्रोड्यूस अराउंड द वर्ल्ड विद प्रोड्यूसर्स, कॉम्पिटिट विद प्रोड्यूसर्स। तो हमने इस चीज़ को हटाया क्यों, अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए। क्योंकि आप टाइम देखेंगे ना 1991 का, तो इंडिया में थोड़ी आर्थिक तंगी थी, पैसों की तंगी हो गई थी। तो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने के लिए, और दूसरा भारत तैयार था कॉम्पिटिट करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए पूरे विश्व में। तो अपने दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्पिटिट करने के लिए हमने इस चीज़ को रिमूव किया। तो ये तो इतने का आंसर हो गया। दूसरा पूछा है लिस्ट 2 बेनिफिट्स। 2 बेनिफिट्स बताना है कि इससे इंडियन कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा, भारत के लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो आप लिखेंगे द 2 बेनिफिट ऑफ दीज पॉलिसीज चेंज टू इंडियन कस्टमर आर एज फॉलोज। तो इससे 2 फायदे इस तरीके से होंगे, नंबर 1, नंबर 2। इंडियन प्रोडक्ट्स आर नाउ अलाउड टू डिसाइड फ्रीली व्हाट दे वांट टू एक्सपोर्ट। अब ये जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं और इंडियन प्रोड्यूसर हैं वो ईजिली वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज़ को उन्हें एक्सपोर्ट करना है। गुड्स कैन नाउ बी ईजिली इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड एंड द फॉरेन कंपनीज कैन वर्क विद इंडियन प्रोडक्ट्स बाय सेटिंग अप देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफर्स।
ऑफिसेस। इससे क्या है, पहली बात तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। दूसरा, बाहर से विदेश की जो कंपनियां हैं भारत में इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी कंपनियां, फैक्ट्री, और यहाँ के लोगों के साथ ईजिली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ पे हमारा भी प्रॉफिट होगा और उनको भी प्रॉफिट होगा। तो इसका ये कंप्लीट आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2 का आंसर है। थोड़े बड़े क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी है। केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। वृंदा वॉन्ट्स टू गेट एन इम्पोर्टेड टॉय ट्रेन विच कॉस्ट ऑफ ₹300। जो वृंदा है एक ट्रेन खरीदना चाहती है, जो खिलौने वाली ट्रेन नहीं होती है बच्चों की, वो खरीदना चाहती है, जिसका कॉस्ट क्या है 300। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेन है ये हम विदेश से मंगाते हैं, बहुत सारे खिलौने हम विदेश से मंगाते हैं, इसकी कॉस्ट 300 रुपये है। A good quality toy train has the same feature established in India 350। भारत में भी एक कंपनी है जो इससे बेहतर ट्रेन खिलौने वाली बनाती है, लेकिन उसका प्राइस कितना है 350 रुपये है, 50 रुपये ज़्यादा है विदेशी प्रोडक्ट से। द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ 60% टैक्स ऑन इम्पोर्टेड टॉय। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, 60% का टैक्स लगा देती है जो विदेश से सामान आ रहा है, जो बाहर से आया है, यानी ये 300 वाली गाड़ी पे 60% का टैक्स लगा देती है। विच टॉय इज वृंदा लाइकली टू बाय नाउ। अब वृंदा कौन सा खिलौना खरीदना चाहेगी और क्यों। हाउ डू यू थिंक दिस मूव विल हेल्प इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉयज। और इससे जो भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं, खिलौने बनाते हैं जो कंपनियां, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि वृंदा कौन सा चुनेगी खिलौना, उसके बाद बताना है इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा होगा। तो थोड़ा सा समझिए कि अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, ये विदेश से जो आया है 300 का है, अपने देश में जो बना है 350 का, तो नॉर्मली आप इस वाले को चूज़ कर लेते हैं 300 वाले को। लेकिन अब क्या किया, गवर्नमेंट ने 60% का टैक्स लगा दिया, 60% का टैक्स लगा दिया। तो पहले आपको एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी कि जो विदेश से आ रहा है अब उसका क्या कॉस्ट होगी। तो आप लिखेंगे बाय टैक्सिंग टॉयज इम्पोर्टेड इन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द टॉय नाउ एज फॉलोज। तो अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, 60% ऑफ 300, 300 का 60% निकाल लीजिए भैया, आप सबको आता है, आप बहुत स्मार्ट हैं। कितना होगा 60% ऑफ 300, तो आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे 60/100 इंटू 300। ठीक है, ऑल राइट, ऐसे ही निकालते हैं। 300, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे और 60 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा बेटा 180 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो 60% 300 का 180 होता है, 180 रुपये टैक्स जुड़ जाएगा। 300 प्लस 180 कितना हो गया, 480 का हो गया विदेशी सामान। जो विदेशी सामान खरीदने जा रहे थे भैया, अब उसका कीमत कितनी हो गई, 480 रुपये की हो गई वो वैल्यू ऑफ फॉरेन टॉय। और इंडियन टॉय हमारा कितना है, बेचारा सस्ता है, 350 रुपये का है। तो आप बताइए कौन सा खरीदेंगे, 480 रुपये देंगे या 350 देंगे। 350 में आपको भारत में बना हुआ बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखिए, तो आप लिखेंगे ड्यू टू 60% ऑफ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड टॉय इंडियन टॉय बिकम चीपर एंड नाउ इट इज़ पॉसिबल दैट वृंदा बाय अ इंडियन टॉय। तो अब इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा और ये पॉसिबिलिटी है कि वृंदा इंडिया का जो टॉय है वो खरीद ले। ठीक है, ये आपने बता दिया। इसके बाद दूसरा पूछा था इन्होंने, दिस विल हेल्प इंडियन मैन्युफैक्चरर इन मैनी वेज। इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर यानी भारत के जो निर्माता हैं, खिलौना बनाने वाले हैं, उन लोग का विभिन्न तरीकों से फ़ायदा होगा। कैसे, नंबर 1, नाउ इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर टॉय ऑन अ लार्ज स्केल। अब जो खिलौना निर्माता है वो बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करेंगे। पहले आप 50 प्रोडक्ट बना रहे थे, अब 100 प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, अपने देश का प्रोडक्ट खरीदेंगे। नंबर 2, दिस विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन टॉय कंपनीज। टॉय कंपनीज में जब काम बढ़ेगा तो नौकरियां भी तो बढ़ेंगी, लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब मिलेंगी। नंबर 3 क्या होगा, एंड इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सपोर्ट देयर टॉय बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। ले सकते हैं, ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट। अब एक और केस स्टडी है, पूछा गया है, गौरांग इज अ youth
who returned to his small village in a Manipur after completing his education। जो गौरांग है एक यंगस्टर है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव मणिपुर आता है। He finds that the beautiful unique basket that the tribal make have huge demand in the city। वो देखता है कि उसके यहाँ के जो लोग हैं वो बास्केट्स बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, बहुत सुंदर टोकरी बनाते हैं और उसकी डिमांड शहरों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग शहरों तक बेच नहीं पाते। हाउ डू यू थिंक ही कैन यूज ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगता है कि जो गौरांग है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके टू हेल्प हीज फॉलो ट्राइबल कम्युनिटी स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्या वो अपने दोस्तों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए, अपने यहाँ के निवासियों के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? यस लिखेंगे। गौरांग कैन स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कनेक्ट हिज बिजनेस विद वेरियस ऑनलाइन वेंडर्स फॉर्म। गौरांग क्या कर सकता है? आपको क्या लगता है आज के टाइम में आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो क्या आपको मार्केट जाने की ज़रूरत है? आपके पास एक फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, जिसपे आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप ऑनलाइन कुछ भी मंगा सकते हैं, ठीक है, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, कपड़े हो, जूते हो, सब कुछ मंगा सकते हैं। तो गौरांग क्या कर सकता है? गौरांग हमारा क्या कर सकता है? गौरांग कैन स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गौरांग एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और उसे रजिस्टर कर सकता है वेरियस ऑनलाइन वेंडर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इस पे अपने आप को रजिस्टर कर लेगा। दस पीपल फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया कैन गेट बास्केट मेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी। अब भारत में कहीं से भी कोई भी इंसान किसी भी कोने से वो बास्केट्स मंगा सकता है जो ट्राइबल कम्युनिटी बनाती है गौरांग की। गौरांग के जो निवासी हैं, मतलब गौरांग के जो दोस्त हैं, जो लोग हैं उसके यहाँ के, वो लोग जो बनाते हैं वो कोई भी खरीद सकता है। इन दिस वे गौरांग एंड ऑल द कंपेनियन कैन स्टे एट देयर प्लेस एंड रेजिडेंस एंड एस्टैब्लिश अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। इस तरीके से गौरांग अपने जगह पे ही रहते हुए, उस गौरांग और उसके जितने भी साथी हैं वो अपने शहर निवास स्थान पे रहते हुए भी और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। किसकी मदद से? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि पता है आपको स्मार्टफोन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो एक बिजनेस, वहाँ पे वो लोग टोकरियाँ बनाएंगे, फ़ोटो खींच के डाल देंगे, कनेक्ट कर देंगे, अब वो अपना प्रोडक्ट सारा पहुँचा देंगे एक जगह पे, ठीक है। वहाँ से कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जिसके थ्रू वो अपना रजिस्टर करते हैं, वहाँ से कोई भी बंदा या कोई भी इंसान पूरे भारत में कहीं पे भी वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। इससे क्या होगा? इससे उनको प्रॉफिट भी होगा और उनका जो कल्चर है यानी हैंडक्राफ्ट का वो भी प्रमोट होगा। तो ये केस स्टडी भी हमने सॉल्व कर ली। इस तरीके से एग्जाम में और भी केस स्टडी आती है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती हूँ। आपको एरर फ्री सॉल्यूशन दिया जाता है और आपको सारे वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे वर्कशीट ऑफ क्लास 10th, उस पर लिंक पे क्लिक करो, जितनी अपलोडेड होंगी लेटेस्ट वो आपको सारी मिल जाएंगी। नीचे नीचे चले जाना, सारी वर्कशीट आपको एक प्लेस पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।